Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। 10वीं जमात के नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि है 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, एक पोएम जिसका टाइटल है इफ। सो यूनिट 3.1 उर्दू फॉर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश का आज का हमारा टॉपिक इफ। वैसे तो ये वर्ड इफ एक कंजंक्शन है जो कंडीशनल क्लॉज के लिए यूज किया जाता है। यानी जब हम किसी कंडीशनल क्लॉज वाले सेंटेंस को बना रहे हो तो उस वक्त हम कंजंक्शन इफ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इफ हमारे इस पोएम का टाइटल है। चलिए शुरुआत करते हैं। पोएम पर आने से पहले हम लेते हैं वार्मिंग अप एक्टिविटीज। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में पहले हम लेने वाले हैं चिट चैट, जिसमें एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। क्वेश्चन है फॉर्म ग्रुप्स एंड चैट। ओके, वार्मिंग अप एक्टिविटीज इससे पहले भी कहा गया जो बहुत ही अहमियत के हामिल है। उसमें इस वार्मिंग अप एक्टिविटी में हमें इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर्म ग्रुप्स एंड चैट। यानी ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमें ग्रुप की शक्ल में काम करना है। ग्रुप की शक्ल में ग्रुप बनाने के बाद अगला जो टॉपिक है हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन योर पेरेंट्स स्कोल्ड यू। आपके पेरेंट्स से जब आपको स्कोल्ड करते हैं ना, स्कोल्ड करते हैं मतलब जब आपको वो डांटते हैं तो उस वक्त आप कैसा रिएक्ट करते हो। सो यहाँ पर ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट अलग अलग तरीके से जवाब दे सकता है। एक कॉमन हम आंसर ये बना सकते हैं कि सपोज इफ माय पेरेंट्स स्कोल्ड मी आई रिमेन काम एंड एक्सेप्ट माई मिस्टेक। इस तरह से हम कह सकते हैं। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि आई स्टार्ट क्राइंग and I feel very depressed when my parents scold me। इस तरह के हम वहाँ पर आंसर्स बना सकते हैं। Right. Now next is how do you feel when someone insults you? The question is how do you feel when someone insults you? Insults का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना, रुसवा करना। तो जब कोई आपको जलील करता है, कोई आपको बेइज्जत करता है तो उस वक्त आप कैसा फील करते हो? How do you feel? So, उस पर है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि आई फील वेरी अनईजी बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। है ना कि हमें अनईजी तो फील होता है लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, गुस्सा नहीं होता। Now coming to the third question, how would you react when you are cheated by your friends? कि जब आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ चीटिंग करते हैं, यानी आपको बेवकूफ बनाते हैं या आपको धोखा दे देते हैं, तो आप उस वक्त किस तरह से रिएक्ट करते हो? वेल यहाँ पर रिएक्ट करने से मुराद हाउ डू यू फील। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि आई फील वेरी अपसेट एंड आई डोंट एक्सपेक्ट सच थिंग्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स, सो इट रियली हर्ट्स मी। आई विल बी मोर केयरफुल फ्रॉम सच फ्रेंड्स। ना ऐसे जो दोस्त हैं उनके बारे में हम अपनी राय दे सकते हैं कि उनके इस रवैये की वजह से हम अपसेट हो जाते हैं, लेकिन हम गुस्से में कोई उलट फेर नहीं करना चाहिए बल्कि हमें उस पर गौर पॉज करना चाहिए। सो कोई भी हमारा फ्रेंड हो अगर हमें वो धोखा देता है या हमें बेवकूफ बना देता है, हमारा मजाक उड़ा रहा है, तो हमें उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए बल्कि हमें इत्मीनान से उसका गौर पॉज करके उसका जवाब देना चाहिए। Now the next question is why is it wrong to make a difference among friends who belong to different caste or community?
कास्ट दैट इज डिफरेंट क्लास, कलर और कम्युनिटी। अब जो यहाँ पर एक ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि अगर आपकी क्लास में अलग अलग क्लास के लोग हैं, क्लास से मुराद यहाँ पर अमीर, गरीब, मुतवस्सित तबका, मिडिल क्लास है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से। देन कलर की बात, कलर से मुराद यहाँ पर जो हम देखते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ रंगों के इंसान पाए जाते हैं, दे आर ब्लैक्स, वाइट्स, नेग्रोज एक्सेट्रा। सो वो कलर के बुनियाद पर, या फिर कम्युनिटी को हम यहाँ पर एज अ मजहब भी ले सकते हैं। तो चाहे वो कोई क्लास हो, यानी अमीर गरीब हो, मजदूर सेठ हो, या फिर कोई जिसका रंग हमसे मुख्तलिफ हो, या फिर जिसका कम्युनिटी यानी मजहब या उसका जो जात पात है वो हमसे अलग हो, तो ऐसे में अगर कोई उनसे भेदभाव करता है तो क्या ये भेदभाव करना गलत है? क्यों गलत है? तो बच्चों यहाँ पर इसका आंसर तो हमें रीजनिंग देना है, उसका रीजन बताना है कि व्हाई इट इज रॉन्ग, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चाहे कलर हो, क्लास हो या कम्युनिटी हो, ये अहमियत नहीं रखते, बल्कि इंसान का जो कैरेक्टर होता है वो ज्यादा अहम होता है ना। उस कैरेक्टर के साथ वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं और कितना लोगों के साथ हेल्पफुल उनका नेचर होता है, या फिर लोगों के साथ उनका कितना अफेक्शनेट बिहेवियर होता है, ये तमाम चीजें मानी रखती हैं, मीनिंगफुल होती हैं। So these are some questions in warming up activities जिसे हम यहाँ पर देख रहे थे। यहाँ पर हमने आंसर लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हम ऑलरेडी आपके सामने पेश कर रहे थे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर सब बच्चों का अलग अलग हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वार्मिंग अप के चिट चैट में एक टॉपिक और हमारे सामने आ रहा है, जिसमें हमें बताया जा रहा है complete the table by providing suitable responses to the given actions। है ना, यहाँ पर कुछ एक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं और उन एक्शंस के साथ जो उसका रिस्पॉन्स रहेगा, जो उस एक्शन का रिस्पॉन्स होने वाला है, उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। पहला एक्शन हमारे सामने आता है जिसमें बता रहे हैं कि यू आर पनिश्ड बाय द टीचर विदाउट एनी रीजन, ना, कि टीचर ने आपको पनिश किया और उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी, बिला वजह टीचर ने आपको सजा दी। तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन। जब आपके साथ कोई ऐसा करता है तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, आप उसका जवाब किस तरह से देते हैं? तो जवाब में हम कह सकते हैं कि आई शैल नॉट लूज माई टेम्पर बट आई शैल टॉक टू द टीचर आफ्टरवर्ड्स, है ना, कि मैं गुस्से में आकर टीचर से कोई बदतमीजी नहीं करूंगा, मैं अपने आप पर कंट्रोल रखूंगा और उस टीचर से इस टॉपिक के ऊपर बाद में गुफ्तगू करूंगा कि टीचर ने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों किया। तो ये पहला एक्शन था। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एक्शन की तरफ आते हैं, जहां पर हमें उसका रिस्पॉन्स बताना है। सेकंड है कि योर फ्रेंड्स स्प्रेड रूमर अबाउट यू, कि आपके फ्रेंड ने आपके बारे में रूमर फैला दिया हुआ है। रूमर यानी अफवाहें, झूठी बातें। तो अगर आपके फ्रेंड्स आपके बारे में झूठी बातें फैलाते हैं तो आप क्या करोगे? तो जाहिर सी बात है, कोई अगर झूठा रूमर फैला रहा है तो हम क्या करेंगे? वी शैल डील विद ट्रूथ एंड नॉट डील इन लाइज। कि अगर कोई हमारे साथ इस तरह से धोखाधड़ी की बात कर रहा है, हमारे खिलाफ बातें फैला रहा है, तो हम उनका सामना करने के लिए हमेशा सच का रास्ता इख्तियार करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। Then next is someone doubts you, कोई आपके ऊपर शक करता है। शक करने से मुराद कि उसे आपके एक्शंस पर यकीन नहीं है। तो अगर कोई इस तरह से आपको शक कर रहा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि I shall trust myself, कि हम अपने आप पर यकीन रखेंगे और उस यकीन की वजह से फिर ऐसा होगा कि हम एक दिन उस यकीन के साथ दूसरे कामों को भी अंजाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज योर रिलेटिव ब्लेम्स यू फॉर समथिंग, ना, ब्लेम्स यू फॉर समथिंग। ब्लेम्स का मतलब होता है इल्जाम लगाना। तो आपके रिश्तेदारों ने आपके ऊपर कोई इल्जाम लगाया है, सपोज आपने किसी ने कहा कि वो चोरी करता है, किसी ने कहा कि वो गालियां देता है, बदतमीजी करता है, एनीथिंग लाइक दैट, जो आपके
किसी रिलेटिव ने देख लिया और उसके बारे में आप पर ये बात इल्जाम लगाई। आप क्या करने वाले हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आई विल मेक अलाउंस फॉर देयर डाउट एंड ब्लेम, कि मैं कोशिश करूंगा किसी तरह से ये जो इल्जाम उन्होंने मुझ पर लगाया है वो खारिज हो जाए, यानी उस पर कोई बात ना हो सके और कोई उस पर तबसरा ना हो। आगे कह रहे हैं कि इफ समवन हर्ट्स यू, है ना, कोई आपको हर्ट करता है, हर्ट का मतलब जिस्मानी या जहनी तौर से तकलीफ पहुंचाना। जब आपको कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो आप क्या करेंगे, आई विल नॉट हर्ट हिम, और कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा कि मैं उसे जाकर हर्ट करूं, उसको बराबर से तकलीफ पहुंचाऊं। सो दीज आर सम 5 एक्शंस जिसके बारे में हमने यहाँ पर देखा, और उसके क्या रिस्पॉन्सेज बनते हैं वो आपके सामने अभी हमने मीनिंग के साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी वार्मिंग अप में नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने है, जहाँ पर चिट चैट में क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमारे सामने आ रहे होंगे और उन वर्ड्स के बारे में पूछा हुआ है, क्लासिफाई द वर्ड्स इनटू वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ। नीचे हमारे पास 2 बॉक्सेस बने हुए हैं, वीकनेसेस का और स्ट्रेंथ का। चलिए यहाँ पर जो वर्ड्स आ रहे होंगे हमें उसे देखना है कि वो किस कैटेगरी का वर्ड है और फिर उसके हिसाब से उसके चार्जेस तय करेंगे। यहाँ पर पहला हमारे सामने वर्ड आ गया है फियर। फियर का स्पेलिंग है FEAR, फियर। फियर वीकनेस में आएगा, स्ट्रेंथ में आएगा, जरा सोचिए। फियर ये वीकनेस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जो वीकनेस को जाहिर करता है। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, यानी ये स्ट्रेंथ में आएगा। कॉन्फिडेंस के बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लैरिटी। ना क्लैरिटी जो है वो एक अच्छी सिफत है, इसलिए उसे हम स्ट्रेंथ में रखेंगे। क्लैरिटी ये स्ट्रेंथ में आ जाएगा। क्लैरिटी के बाद नेक्स्ट वर्ड है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन एक निगेटिव फीलिंग है, इसलिए उसे हम वीकनेस में रखते हैं। नेक्स्ट इज वरी। वरी भी एक वीकनेस में आ जाएगा, वो एक निगेटिव फीलिंग है। देन वी हैव करेज। करेज ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए वो स्ट्रेंथ में आ जाएगा। देन कावर्डाइज। कावर्डाइज ये वीकनेस होती है। देन कंपैशन। कंपैशन स्ट्रेंथ में आ जाएगा। देन ब्रेवरी। ब्रेवरी यानी बहादुरी, ये हम स्ट्रेंथ में लेते हैं। देन हेजिटेशन। हेजिटेशन वीकनेसेस में आ जाएगा। देन पंक्चुअलिटी। स्ट्रेंथ में आएगा। देन लेजीनेस वीकनेस में आएगा। Then anger again we will put it in weaknesses. Okay. Then next is faith. Faith कहते हैं यकीन को, भरोसे को, ये स्ट्रेंथ में आ जाएगा। Then we have patience. Patience कहते हैं सब्र, यानी ये एक स्ट्रेंथ है। उसका अपोजिट आता है impatient, यानी बेसब्र होना, सब्र का ना होना, ये वीकनेस में आएगा। देन एरोगेंट। एरोगेंट यानी गुस्से वाला, तो एरोगेंट ये भी एक किस्म का वीकनेस है। ये कुछ वर्ड्स थे जो यहाँ पर हम देख रहे थे, जिसे हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस में रखा हुआ है। चलिए यहाँ पर वार्मिंग अप के बाद हम अब आते हैं एक्चुअल पोएम की तरफ।
तो शुरुआत करते हैं हमारे पोएम की। पहले हम पोएम को एक मर्तबा रीड करेंगे, है ना। पोएम को रीड करने से पहले यहाँ पर पोएम के जो राइटर है, जो पोएट है, ऑथर है, उसके बारे में हमारे सामने इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऑथर जिनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग ना, उनकी एज दी हुई है, उनका जो जमाना है 1865 से 1936 का। Rudyard Kipling was an English journalist, short story writer, poet and novelist. Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom in both prose and verse in the late 19th and early 20th centuries. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1907 at the age of 42. He was the first writer writing in English to receive the prize. Okay, तो रुडयार्ड किपलिंग उनके बारे में बता रहे हैं कि वो सिर्फ कुछ शायर या मुसन्निफ नहीं है, बल्कि दोनों हैं, और साथ ही साथ वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं। और 19th और 20th सेंचुरी यानी जब जो 20वीं सदी जो चल रही थी, उसकी शुरुआत में वो पहले ऐसे शायर थे जो मुसन्निफ भी थे। उन्होंने स्टोरीज भी लिखी, पोएम्स भी लिखी, और इसी वजह पर उनको 1907 या 1907 में अदब का नोबेल प्राइज मिला। आगे है, दिस पोएम डील्स विद द एडवाइस गिवन बाय अ फादर टू द सन। यहाँ पर एक बाप अपने बेटे को किस तरह से नसीहत कर रहा है, किस तरह से उसे समझा रहा है, वो इस नज़्म में बताया गया। पहले हम पोएम को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर इस पोएम में देयर आर 3 स्टांजास। हर स्टांजा में देयर आर 8 लाइंस। पहला स्टांजा हमारे सामने आ रहा है। शुरुआत होती है इफ से। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर हेड्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. सेकंड स्टांजा पर आते हैं। If you can dream and not make dreams your master, if you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those 2 impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by nails to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. सेकंड स्टांजा। उसके बाद आते हैं थर्ड स्टांजा पर। If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings or nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son. तो ये था हमारा थर्ड स्टांजा, जिसमें हम उसको रीड आउट कर रहे थे ना बच्चे। यहाँ पर इस पोएम को रीडिंग करने के बाद चलिए हम एक ही स्टांजा को लेते हैं और उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे इस पोएम का टाइटल इफ।
इफ का मीनिंग होता है अगर, इफ यानी अगर। तो चलिए देखते हैं, पहले स्टांजा से शुरुआत करते हैं कि इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर हेड्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, कि जब लोग आपको बुरा भला कह रहे हो, आप पर इल्जामात लगा रहे हो, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तो ऐसे वक्त में कीप योर हेड। कीप योर हेड का मीनिंग ऊपर दिया हुआ है नॉट टू गेट एंग्री, ना कि आप बगैर गुस्सा हुए इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ अपने आप को जब आप कंट्रोल में रख पाते हो, जबकि लोग आपके साथ बुरा भला कर रहे हैं, लोग आप पर इल्जामात लगा रहे हैं। इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ व्हेन ऑल मेन डाउट यू, ऐसे वक्त में जब आप पर लोग डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको उस शक को और ज्यादा उसको बढ़ावा दे रहे हैं, लोगों के बारे में लोगों को बता रहे हैं ना, मेक अलाउंस फॉर ना, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, वो अपने शक के लिए दलीलें पेश कर रहे हैं, मिसालें बता रहे हैं कि देखो हमारा शक जो है वो क्यों सही है, हम जो ये सोच रहे हैं, वो डाउट जो कर रहे हैं वो क्यों सही है। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, कि आप इंतजार कर सके और फिर इंतजार करते हुए आप टायर्ड और बाय वेटिंग, टायर्ड यानी उकता जाना, कि आप इंतजार करते हुए उकता ना जाए, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, या फिर कोई आपके खिलाफ झूठ बोल रहा है और उस पर आप पलटकर झूठ नहीं बोल रहे हो ना, डोंट डील इन लाइज, आप झूठ का सहारा नहीं ले रहे हो, आप बगैर झूठ के अपना काम अंजाम दे रहे हो। और बीइंग हीटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और बीइंग हेटेड, कि जब लोग आपसे हेट कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप भी लोगों से नफरत करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड येट डोंट लुक टू गुड, और आप अपने आप को बहुत अच्छा ना समझने लगे, नॉट टॉक टू वाइज, और अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद या दूसरों से बेहतर भी आप जो है तुम अपने आप को ना समझने लगो। तो ये सारी चीजें कंडीशनल सेंटेंस से बता रहे हैं कि अगर आपके साथ कैसा भी बिहेवियर हो, आप अपने आप पर कंट्रोल रखें। सेकंड स्टांजा है इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, है ना, कि आप ख्वाब तो देखते हैं लेकिन ये ख्वाब आपके ऊपर हावी ना हो जाए। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, कि आप सोचिए, आप ख्याल करें, गौर व फिक्र करें, लेकिन ये ख्यालात आपकी जिंदगी का मकसद ना बन जाए। इफ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, ना, ट्रायम्फ यानी विक्ट्री यानी फतुहा, जीत, कामयाबी, कि अगर आपको कामयाबी मिले या फिर डिजास्टर आपके सामने आए, यानी आपको नुकसान उठाना पड़े। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, है ना, और ये दोनों ही चीजें, यानी आपको चाहे कामयाबी मिले या फिर आपका नुकसान हो, आप दोनों को यकसा बर्ताव करें, दोनों के साथ आप खुश रहे। इफ यू कैन बेयर टू हियर द ट्रूथ, ना, अगर आप सच्चाई को सुनने की ताकत रखते हैं, आप सच को सुनकर बर्दाश्त कर सके, यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेल्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, और ऐसा सच जो तो आप बोला तो आपको था, लेकिन आपकी बातों को ट्विस्ट कर दिया गया, यानी घुमा फिरा कर उसको लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, तो ऐसे वक्त में भी आप उसको बर्दाश्त कर सके। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, और जो भी आप अपनी जिंदगी में कर रहे हो वो सब ब्रोकन हो जाए, मतलब सब टूट जाए, आपका सिर्फ नुकसान हो। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विथ वर्न और टूल, और फिर आपको दोबारा से उसकी तामीर करना हो, यानी आप जिंदगी में जो भी करते हैं आपका नुकसान हो जा रहा है, आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसके बावजूद आप हिम्मत नहीं आ रहे हो, आप दोबारा से उसकी तामीर करने की हिम्मत रख रहे हो। थर्ड स्टांजा में है कि इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, कि आप
क्राउड से बात कर रहे हो। क्राउड से बात करने का मतलब यहाँ पर कि आप एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, लेकिन कीप योर वर्च्यू। कीप वर्च्यू का मतलब होता है कि अपने आप को लोगों से बेहतर समझना। तो ये फीलिंग आपके अंदर नहीं आना चाहिए। और वॉक विथ किंग्स, आप राजा के साथ चलिए, बट नॉर लूज द कॉमन टच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आवाम को बिल्कुल भूल जाइए, आम लोगों से आप अपना ताल्लुक जो है वो तोड़ लीजिए। तो आप बड़े लोगों के साथ रहिए, राजा के साथ रहिए, लेकिन आम इंसान के साथ अपना ताल्लुक मत तोड़िए। इफ नीदर फोर्स नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, है ना। फोर्स कहते हैं दुश्मन को, कि चाहे कोई दुश्मन हो या फिर दोस्त हो, तो दोनों की बातें आपको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसा आप अपने आप को बना ले। यानी कोई दोस्त आपके साथ अच्छा करता है या कोई दुश्मन आपके साथ बुरा करता है, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच, ना कि लोग आपके ऊपर एतमाद करते हैं, बट नन टू मच, लेकिन बहुत ज्यादा भी एतमाद ना करते हो। यानी लोगों को आपके ऊपर भरोसा तो है, लेकिन इतना भी भरोसा नहीं है कि आप सब काम कर ही लेंगे। इफ यू कैन फील द अनफॉरगिविंग मिनट, अनफॉरगिविंग मिनट के बाद यहाँ पर कि ऐसा वक्त जो किसी के लिए रुकता नहीं है ना, वक्त कभी रुकता नहीं है। तो जो वक्त कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, आप उस वक्त को फील कर सके विथ 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, है ना, कि आप उस वक्त को पूरा पूरा वसूल कर सके। Yours is the earth and everything that's in it। और फिर जब आप ऐसा कर लोगे, यानी आप अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर लोगे, तो फिर क्या होगा कि ये पूरी जमीन, yours is the earth and everything that's in it, जो भी इसमें कुछ है वो सब तुम्हारा है। एंड विच इज मोर यू विल बी अ मैन माय सन। और इस तरह से तुम एक मैन बन जाओगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे। माय सन अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहते हैं, कहे मेरे बच्चे, अगर तुम इन तमाम बातों को, इन तमाम शराइत को, इन कंडीशंस को पूरा कर लेते हो, तो तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये थी हमारी पोएम। पोएम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स यूज किए हुए थे। चलिए देखते हैं राइमिंग वर्ड्स। फर्स्ट स्टांजा के जो राइमिंग वर्ड्स है, यहाँ पर फर्स्ट 4 राइमिंग वर्ड्स इत्तेफाक से यकसा हो गए हैं। you too। जबकि नीचे की 4 लाइनों में अगर हम देखें तो वेटिंग, हेटिंग और लाइज, वाइड, इस तरह से एक एक अल्टरनेट लाइंस जो है वो आपस में राइम होती है। यानी उसे हम इस तरह कह सकते हैं कि ए बी सी डी ना। सेकंड स्टांजा में आपको खास करके समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहली लाइन है मास्टर, दूसरी लाइन में है एम, तीसरी लाइन में है डिजास्टर और चौथी लाइन में है सेम। इस तरह से राइम स्कीम बन जाता है हमारा ए बी। नीचे की 4 लाइनों में है स्पोकन, ब्रोकन एंड फूल्स टूल्स, यानी सी डी। इस तरह से ए बी सी डी, ये हमारा राइम स्कीम बन जाएगा। आगे आते हैं थर्ड स्टांजा पर भी वही राइम स्कीम पैटर्न यूज किया हुआ है। वर्च्यू, टच, यू, मच। यहाँ पर भी एक एक लाइन छोड़कर अगर हम गौर करें तो राइमिंग पेयर्स यूज की हुई है। देन मिनट, रन, इट, सन। इस तरह से मिनट, इट, रन, सन, ये 4 राइमिंग वर्ड्स और चारों लाइन्स में इस तरह से 2 पेयर यूज की हुई है राइमिंग वर्ड्स की। और इसी के बेस पर हमारा राइम स्कीम जो है वो बन जाता है ए बी एंड सी डी। तो ये था हमारा मीनिंग और उसका राइमिंग वर्ड्स देख रहे थे बच्चे। यहाँ पर इस मीनिंग और राइमिंग वर्ड्स के साथ अगर हम आगे बढ़े तो हम आ जाते हैं हमारे पोएम के अगले टॉपिक पर, जो कि है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन
इससे पहले भी आपने देखा किस तरह से 5 पॉइंट्स होते हैं जिसके जरिए से हमें अप्रिसिएशन करना होता है ना। यहाँ पर हमारे एग्जाम में भी एक पोएम हमें दी हुई रहेगी जहाँ पर हमें अप्रिसिएशन करना होगा। यहाँ पर अप्रिसिएशन के पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। पहला पॉइंट है टाइटल। टाइटल ऑफ द पोएम में हमें क्या लिखना होता है, तो अभी हम पढ़ रहे थे, ये हमारी जो पोएम है उसका टाइटल है इफ। जो हमारी पोएम रहेगी उसका टाइटल इफ। उसके बाद नेक्स्ट है पोएट का नाम लिखना है। पोएट का नाम अभी हमने पढ़ा था रुडयार्ड किपलिंग। उसके बाद राइम स्कीम, अभी हम राइमिंग वर्ड्स देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि राइमिंग वर्ड्स किस पैटर्न में आ रहे हैं। तो हमने अभी बात की कि वहां पर ए बी सी डी इस तरह से ये राइम स्कीम यूज किया हुआ है जहां पर हर एक अल्टरनेट लाइन जो है वो एक दूसरे से राइम हो रही है। देन फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फिगर्स यूज किए हुए हैं उसमें मेटाफर का यूज किया हुआ है ना। जैसे वहां पर कहा गया वॉक विद अ किंग या फिल द टाइम, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर मेटाफर का यूज किया हुआ है। इसी तरह से पर्सोनिफिकेशन ना, पर्सोनिफिकेशन गैर जानदार चीजों को जानदार के तौर पर बताया हुआ है। देन सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है, वही जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ था, इट इज एन एडवाइस फ्रॉम अ फादर टू द सन हाउ टू बिकम अ गुड मैन। एक फादर अपने बच्चे को समझा रहा है कि एक अच्छा इंसान किस तरह से बना जा सकता है। बच्चों, ये वीडियो आप बीएमसी एजुकेशन उर्दू मीडियम के स्टैंडर्ड 10 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आप बेल आइकॉन को जरूर दबाइए ताकि हर आने वाला वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।